वंदे मातरम बच्चों, आज हम कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 4 मुगल साम्राज्य स्थापना एवं विस्तार इस पाठ के अंतर्गत थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपको पता है, भाग 1 के अंतर्गत हमने जो भी मुगल शासक थे मुगल वंश के, जैसे बाबर हुए, फिर हुमायूं, फिर शेरशाह, इन तीनों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम अकबर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे कि अकबर 1556 और 1605 तक का उनका कार्यकाल रहा है, या फिर उनकी जो भी कार्यकीर्ति रही है 556 से लेकर 1605 तक की। 13 वर्ष थी जब उसके पिता हुमायूं का निधन हुआ था। देखिए, हुमायूं जो थे वो कौन थे? तो अकबर के पिताजी थे। और तब अकबर की उम्र लगभग कितनी थी? तो 30 वर्ष थी। ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि हुमायूं के पुत्र कौन थे, या उनके बेटे का नाम क्या था? तो अकबर। या अकबर के पिता का नाम क्या था? तो हुमायूं। और जब हुमायूं का निधन हुआ तब लगभग अकबर की उम्र कितनी थी? तो 13 वर्ष की थी। अकबर किशोर होने से हुमायूं के वफादार सरदार बैराम खां ने रक्षक के रूप में उसका पालन पोषण किया और उसकी तरफ से राज्य व्यवस्था का संचालन किया। देखिए, अकबर किशोर होने से, यानी कि उनकी उम्र कम होने से, हुमायूं के जो वफादार सरदार थे जिनका नाम क्या था? बैराम खां ने रक्षक के रूप में उसका पालन किया। किसका पालन पोषण किसका किया? तो अकबर का। और उसकी तरफ से राज्य व्यवस्था का संचालन भी किया, यानी कि राज्य की व्यवस्था चलाने का कार्य भी बैराम खां द्वारा ही किया गया। अकबर पंजाब में था तब दिल्ली पर सिकंदर सूरी से सरदार हेमू ने दिल्ली पर सत्ता की स्थापना की। देखिए, जब अकबर पंजाब में थे तब दिल्ली पर किसका कौन था? तो सिकंदर सूरी के सरदार जो थे हेमू, इन्होंने दिल्ली पर सत्ता की स्थापना की थी। इससे बैराम खां के निर्देशन में अकबर ने हेमू को पानीपत के मैदान में पराजित किया। और इसी के चलते जो बैराम खां थे उनके निर्देशन के द्वारा अकबर ने हेमू को पानीपत के मैदान में हरा दिया था। युद्ध उनके साथ किया और उनको हरा दिया। बैराम खां के ज़्यादा स्वतंत्र होने पर अकबर ने उसकी सत्ता वापस ले ली। उसे हज के लिए भेजा, जहाँ रास्ते में उसकी हत्या हुई। देखिए, जो बैराम खां थे उनके ज़्यादा स्वतंत्र, यानी कि उनको पूरी तरह से स्वतंत्रता थी, क्योंकि आपको पता है कि जब अकबर छोटे थे तो उनका जितना भी राज्य व्यवस्था का जो भी कार्यभार था तो वो कौन संभालते थे? तो बैराम खां ही संभालते थे। उनको अधिक स्वतंत्र होने के कारण अकबर ने उनकी सत्ता वापस ले ली, यानी उनके पास जो भी अधिकार थे उनको उन्होंने वापस ले लिया और उन्हें हज के लिए भेजा, जहाँ पर रास्ते में ही उनकी हत्या हुई। यहाँ पर देखिए 4.5 में चित्र दिया है, वो अकबर का चित्र है। अकबर ने राणा प्रताप के साथ हुई लड़ाई में चित्तौड़ और रणथंभौर हासिल किए। रणथंभौर। अब देखिए, अकबर ने राणा प्रताप के साथ हुई लड़ाई में कौन कौन से? चित्तौड़ और रणथंभौर हासिल किए। दोनों के बीच बार बार लड़ाइयाँ होती थी। अकबर और राणा प्रताप के बीच में बार बार लड़ाइयाँ होती थी, और जिसके चलते अकबर ने राणा प्रताप के साथ लड़ाई में जो 2 प्रांत थे, या जो 2 विभाग थे, या जो भी कोई शहर रहे होंगे, चित्तौड़ और रणथंभौर हासिल किए, और दोनों के बीच में बार बार लड़ाइयाँ होती रहती थी। अब ईस्वी सन 1585 से 1605 के दरमियान अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। और देखा जाए तो अकबर के साम्राज्य का विस्तार लगभग कब हुआ? तो ईस्वी सन 1585 से लेकर 1605 के दरमियान। इसमें उसने कंदहार, कश्मीर, काबुल जैसे राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला दिया। इसके चलते जब वो अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, इसी के दरमियान उन्होंने कंदहार, कश्मीर, काबुल जैसे जो राज्य थे उन राज्यों को अपने साम्राज्यों में उन्होंने
मिला लिया या फिर समावेश कर दिया। दक्षिण में खानदेश, अहमदनगर जैसे प्रदेश पर भी उन्होंने अपनी सत्ता स्थापित की। देखिए, दक्षिण में जो खानदेश है, फिर अहमदनगर है, ऐसे प्रदेशों पर भी उन्होंने अपनी सत्ता प्रस्थापित की। अकबर के शासन के अंतिम वर्षों में शाहजादा सलीम के विद्रोह के कारण उसकी राज्य सत्ता डावाडोल हो गई थी। अब देखिए, अकबर के शासन के जो अंतिम वर्ष थे, यानी कि आखिरी कुछ वर्ष, तो उसमें शहजादा सलीम यानी कि उनका जो पुत्र था, उनके विद्रोह के कारण उसकी राज्य सत्ता डावाडोल हो गई थी। अंत में सलीम ही जहांगीर नाम धारण करके दिल्ली की गद्दी पर आया और अंत में उसका ये परिणाम हुआ कि फिर आखिर में सलीम ही जहांगीर नाम धारण करके दिल्ली की गद्दी पर आया। मुगल शासक बाबर, हुमायूं, अकबर और शेरशाह सूरी के शासनकाल की कुछ घटनाओं के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। अब उन घटनाओं के आधार पर उस समय के शासन की राज्य व्यवस्था, समाज व्यवस्था, कला, स्थापत्य आदि के विषय में चर्चा करेंगे। अब देखिए कि निसंदेह अकबर मध्यकालीन भारत के शासकों में एकमात्र शासक था जिसने भारत में राष्ट्रीय भावना को बढ़ावा देने का प्रयास किया था। अकबर को अधिकांश इतिहासकार महान सम्राट के रूप में मानते हैं और इतना ही नहीं कि अकबर मुगलों से सबसे महान थे और संभवतः 1000 साल तक सभी भारतीय शासकों में सबसे महान थे। अगर कभी शक्तिशाली मौर्य के दिनों में नहीं, लेकिन उनके जन्म की विरासत के आदमी की प्रतिभा से कम अलग किए बिना यह अभी तक नहीं कहा जा सकता है कि अकबर इतना महान था, क्योंकि वह इतनी अच्छी तरह से भारतीय कृत था और उन्होंने भारत में जो शासन किया उसमें पहला वैसा राजा रहा है या शासन करता रहा है कि जिसने सच्ची में राष्ट्रीय एकता को ज़्यादा महत्व दिया है या फिर बढ़ावा दिया है। आगे देखते हैं मुगलों का अन्य शासकों के साथ संबंध कैसा रहा। अकबर के जन्म समय का दृश्य है ये जो यहाँ पे चित्र दिया है 4.6 का। तो अकबर के जन्म समय का ये दृश्य दिखाई दे रहा है। मुगलों का अन्य शासकों के साथ संबंध। हुमायूं को जब भटकना पड़ा था तब उसे आश्रय देने वालों में हिंदू परिवार भी था। देखिए, आपको पता है कि जब हुमायूं भटकता फिर रहा था तब उसे आश्रय देने वाले में हिंदू परिवार भी था। अकबर के पालन पोषण पर उसका प्रभाव था और अकबर ने जो उसका पालन पोषण मतलब हुआ है तो उस पर भी हुमायूं का प्रभाव था। जब वह शासक बना तब उसने हिंदू शासकों की मदद ली। जब उसने शासन अपने हाथ में लिया तब हिंदू शासकों की भी उन्होंने मदद ली। उसे पता था कि राजपूतों की अवहेलना करके इस देश में शासन नहीं किया जा सकता। ये किसको पता था? तो हुमायूं को, कि भाई अगर राजपूतों के साथ हम अपना व्यवहार अच्छा नहीं रखेंगे तो हम इस देश में शासन नहीं कर सकेंगे। इस कारण उसने उन लोगों के साथ संबंध बनाकर विश्वास ले लिया और जब उसको पता चला कि इसको हुमायूं को कि इन लोगों के साथ अगर हमें देश में शासन करना है तो इन लोगों को कहीं ना कहीं विश्वास में लेना ज़रूरी है। इसी के चलते उन्होंने क्या किया, तो सबसे पहले उन लोगों को अर्थात किन लोगों को, तो राजपूत लोगों का संबंध बनाकर विश्वास में ले लिया, यानी एक विश्वास उनको अपने प्रति कायम किया। जिन्होंने उसकी सत्ता नहीं मानी उनके विरुद्ध संघर्ष हुआ और जिन्होंने उनकी सत्ता को माना नहीं तो उनके साथ वो संघर्ष भी करते थे, युद्ध भी करते थे, जिसमें मेवाड़ के सिसोदिया राजपूतों ने लंबे समय तक अकबर से टक्कर लिया था। और जैसे का उदाहरण यहाँ पर दिया गया है कि जो मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत थे उन्होंने लंबे समय तक यानी कि काफ़ी समय तक अकबर से टक्कर ली थी। जैसे कि हमने देखा है कि हुमायूं ने तो हिंदू परिवार से ही मतलब हुमायूं जब भटक रहा था या भटकना पड़ा तब उसे आश्रय देने वाला कौन था, तो हिंदू परिवार ही था और लगभग अकबर के पालन पोषण पर भी उसका प्रभाव था। और जब वह शासक बना तो उसने हिंदू शासकों की मदद ली। किसने? अकबर ने। फिर उसे पता था कि राजपूतों की अवहेलना करना इस देश के में शासन नहीं किया जा सकता है, तो उसने फिर
राजपूतों से अच्छे संबंध बनाकर उन्हें विश्वास में ले लिया और जिन्होंने उसकी सत्ता को नहीं माना तो उनके साथ उसने युद्ध भी किया, संघर्ष भी किया। इसी का एक उदाहरण दिया गया है कि जिसमें मेवाड़ के सिसोदिया राजपूतों ने अकबर को लंबे समय तक टक्कर दी, यानी कि लंबे समय तक वह अपने अधिकार के लिए अकबर से लड़ते रहे। गद्दी वारिस की परंपरा। कोई भी शासक अपने राज्य का उत्तराधिकारी नियुक्त करता है। ये तो सभी को पता है कि लगभग यही शासन अब तक चलता आया है कि कोई भी शासक अपने राज्य का उत्तराधिकारी नियुक्त करता है। अधिकतर बड़ा पुत्र उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता था और जो भी राजा का या किसी शासनकर्ता का बड़ा पुत्र होता था वही लगभग गद्दी पर बैठता था। इस नियम के बदले मुगल शासन में सभी पुत्रों को समान भाग में राज्यों को बांट दिया जाता था। अब इसी के चलते जब नियम बदलते गए तो मुगल शासन में तो ऐसी प्रथा आई। पहले तो ऐसा था कि जो बड़ा पुत्र था वही उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता था और उसी को गद्दी पे दिया जाता था और फिर आगे का शासन वही बड़ा पुत्र ही संभालता था। लेकिन फिर इस नियम में थोड़ा सा बदलाव होते हुए दिखाई देता है। किसके शासक में? तो मुगल शासक काल में उन्होंने क्या किया, तो सभी पुत्र जो थे उन सभी पुत्रों को समान भाग में राज्यों को बांट दिया करते